एनसीईआरटी मार्क करना अपनी। ह्यूमन पे फोकस करते हुए देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, और मेनली फोकस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, इस पे यहाँ पे फोकस होगा। इन ह्यूमन्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, अ पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स जो ट्यूब है, एंड अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा। क्लियर? फिगर 19.1 क्या शो कर रहा है? किडनी एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर एंड वन ओपनिंग इज यूरेथ्रा। ओके, किडनीज आर रेडिश ब्राउन, क्वेश्चन है ये, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट thoracic and third lumbar vertebra, close to the dorsal inner wall, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity। abdominal cavity की dorsal inner wall किधर होगी बेटा? ये अगर सपोज लैटरली में बना रही हूँ, ये abdominal cavity हुई, तो ये वाला फेस उसका होगा डॉर्सल, ये सामने वाला फ्रंट फेस क्या हो गया उसका, वेंट्रल। क्लियर? एंड ये हो गया एंटीरियर, ये हो गया पोस्टीरियर, तो ये डॉर्सल इस साइड में प्रेजेंट होगी किडनी, एक इधर एक उधर। ओके, each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, and 2 to 3 centimeter in thickness, with an average weight of 120 to 170 ग्राम। ये अब कुछ डेटा दिए हैं किडनी के लिए, तो यहाँ पे इसको इसमें से यहाँ निकाल के यहाँ लिख लो, हाइट, विड्थ एंड लेंथ। क्लियर? विड्थ, हाइट मतलब थिकनेस, लेंथ एंड विड्थ 2 into 2 into 2 का रहता है, तो उस समय आप 2 to 3 को यहाँ से 2.5 ले लोगे, तो 2.5 into 2 ये आ जाता है 5 into 2 ये हो जाता है 10। तो इस तरीके से आपको ये याद रहता है, 2.5 into 2 into 2। क्लियर? ये हो गई थिकनेस, सबसे कम जो है वो थिकनेस, उससे ज्यादा विड्थ, एंड सबसे ज्यादा क्या होगी उसकी लेंथ हो जाएगी या हाइट हो जाएगी। ओके, वेट दिया है 120 to 170 ग्राम। टुवर्ड्स द सेंटर, towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum। क्लियर? कॉन्केव सरफेस क्या हुआ मतलब ये, ठीक है, थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर एंड एग्जिट बोथ। ठीक है, यूरेटर एग्जिट हो रहा है। क्लियर? और आपकी रीनल वेन का बात करें तो वो बाहर की तरफ निकलेगी, तो या तो एंट्री हो रही हो या तो एग्जिट हो रही हो, वो फ्लो हो सकता है, बट यहाँ पे ये वो एरिया है हाइलम जिससे वो अंदर एंटर करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, मतलब किडनी से जिस जिस पाथ से उसका कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन चलेगा, दैट इज द हाइलम। इनर टू द हाइलम, अब यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। सबसे बड़ा जो आपको एक फनल्ड है, पूरा फिल्ट्रेशन चलता है ना, तो यू कैन रिलेट इट विद द फनल सिस्टम। फनलिंग जानते हो ना, फनल फिल्टर करना, लेबोरेटरी वगैरह में देखा होगा, पेट्रोल पंप पे दिख जाता है आजकल, पहले तो घरों में भी दिखता था, अभी पेट्रोल पंप पे दिखता है इस तरीके से। तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बन रहा है, ये वाला, फिर से देखना, अभी हम इमेज में भी करा देंगे, अभी यहाँ पे फोकस करो। ये स्ट्रक्चर क्या बना आपका, ये फनल बन रहा है ना। ओके, तो ये फनल क्या हो जाएगा, रीनल पेल्विस। अभी बस यहाँ मार्क कर लो, इमेज हम अच्छे से दिखाएंगे, उसमें क्लियर रहेगा। विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलाइसिस। ठीक है, प्रोजेक्शंस रहेंगे, मतलब यहाँ पे जो ओपनिंग होगी वो रहेगी कैलाइसिस की। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। पहले आउटर लेयर आना चाहिए सीक्वेंस में, दैट्स वाई आप यहाँ से सीक्वेंस से स्टार्ट करोगे, तो आउटर लेयर क्या हो जाएगी, कैप्सूल,
फाइब्रस कैप्सूल रहेगी और इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। रीनल मीन्स किडनी, किडनी की कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। inside the kidney inside the kidney there are two zones, an outer cortex and an inner medulla। कल ये सब हम बता दिए थे इसलिए डायरेक्ट एनसीईआरटी ले रहे हैं बेटा। outer cortex and inner medulla, the medulla is divided into a few conical masses। मार्क करते चलना है सब। क्लियर, मेडुला इज डिवाइडेड मतलब सेंट्रल वाले पार्ट को आपने डिवाइड कर दिया है, वही मेडलरी रेज वाली चीज याद रखो। तो यहाँ पे भी क्या है, वो कॉर्टिकल रेज है एंड मेडलरी पिरामिड बन जाएगा। जो मेडलरी रीजन वहां पे बचेगा दैट इज नोन एज रीनल पिरामिड्स, मेडलरी पिरामिड। कोनिकल मासेस, कोनिकल मीन्स इस तरीके से प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, कैलाइसिस में प्रोजेक्ट होगा, सिंगुलर फॉर्म को कैलिक्स बोलते हैं। द कॉर्टेक्स प्रोजेक्टेड मतलब ये यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। तो हर एक मेडलरी रेस का माइनर कैलाइसिस होता है और माइनर कैलाइसिस जो ओपन होती है वो मेजर कैलाइसिस होती है और कई सारे मेजर कैलाइसिस मिलकर रीनल कैलाइसिस बनेगा। वो अभी हम बताते हैं, रीनल पेल्विस वाला जो एक आपका बड़ा पोर्शन बन रहा है। तो अभी हम सीक्वेंस लिखवा देंगे। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिन। एनसीईआरटी में मेंशन किया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी या बर्टिनिस कॉलम या रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, अलग अलग बोलते हैं इसको। ईच किडनी, अब फिगर देख लें क्या, 19.2 हो गया था कल ये सब वैसे, फिर भी देखो ये बड़ा वाला फनल रेनल पल्विस, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाइलम वाले पोर्शन से एंट्री करती हुई रेनल आर्टरी, रेनल वेन एंड यूरेटर, देन कैलिक्स। कैलिक्स में अब यहाँ पे सिर्फ कैलिक्स लिखा है मतलब इसका प्रोजेक्शन, इस मेडलरी पिरामिड का प्रोजेक्शन जो पेपला वाला पोर्शन है दैट इज ओपन इनटू कैलिक्स। कैलिक्स में एक होता है, यहीं पे लिख लोगे, अपने इमेज को थोड़ा ब्रॉडर कर लो, माइनर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स, ठीक है। माइनर कैलिक्स ओपन्स इनटू मेजर कैलिक्स, जो फॉर्मेशन रहेगा तो मेडलरी पिरामिड के नीचे क्या रहेगा, माइनर कैलिक्स और कई सारी मेडलरी पिरामिड के जो जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया इसका माइनर कैलिसिस एंड ये वाला पोर्शन इसका क्या हो गया मेजर कैलिसिस। इसी तरीके से यहाँ पे मेजर कैलिसिस है, यहाँ पे मेजर कैलिसिस, रिलेट करना, ठीक है, समझो। और ये सारी मेजर कैलिसिस मिलके एक बड़ी कैविटी बना रहे हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर फनल लाइक बना रहे हैं, दैट इज रीनल पेल्विस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है, ठीक है। फिर मेडलरी पिरामिड मतलब मेडलरी रीजन में जो कोनिकल स्ट्रक्चर है दैट इज मेडलरी पिरामिड। देन मेडलरी पिरामिड के बीच में कॉर्टिकल रीजन है दैट इज रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिन, एक ही बात है, क्लियर। एंड देन पेरीफेरी पे जो स्ट्रक्चर है वो रीनल कॉर्टेक्स और आउटर कवरिंग जो है वो रीनल कैप्सूल। इतनी लेवलिंग है, इसको एकदम कुछ भूलना नहीं है, इसमें याद रहना चाहिए अच्छे से। कुछ पूछना है यहाँ पे? सीक्वेंस अभी हम एक बार लिखेंगे पूरा जब हम अपने अपने बड़े वाले इमेज पे आते हैं तब। इज इट क्लियर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? क्लियर है सबको? फास्ट रिप्लाई करोगे जरा यस नो का, टाइम नहीं देते अपने। एलम, आकाश, आयुष, फरिया, इकरा, ईशा, कश्मीरा, मनाली, पृथ्वी, समृद्धि, सार्थक, सुयश, श्वेत। क्लियर है बच्चा? वेरी गुड, चलो आगे आगे देखते हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन, डेटा है सब, डेटा मार्क होना चाहिए। 1 मिलियन मतलब 10 लाख कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एक्सप्लेनेशन हो गया किसका, नेफ्रॉन का। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर पे टाइम लगेगा तो अभी बाद में जाते हैं। विच आर द फंक्शनल यूनिट्स, अब यहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा बाहर चल के वो सीक्वेंस वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं फिर आएंगे वापस नेफ्रॉन में। मतलब किडनी वाले पोर्शन को इलेबोरेट कर रहे हैं। तो कल हम लोग का ये वाला इमेज चल रहा था लास्ट में, इसमें मैंने मेडलरी रीजन और कॉर्टेक्स रीजन समझा दिया था, हमने मार्क किया था कि दिस मार्क्ड, अरे दिस मार्क पोर्शन इज इंटरनल साइड में जो इसके इधर है वो हो गया आपका कॉर्टेक्स मेडुला एंड जो बाहर की तरफ है वो हो गया आपका कॉर्टेक्स, क्लियर। ये हो गया आपका, ये सब हो गया कॉर्टिकल रीजन।
एंड इनर साइड में हो गया मेडुला. नाउ यू कैन क्लियरली सी हियर कि कॉर्टिकल रीजन जो है वो मेडलरी रीजन में धंसा हुआ है, गया हुआ है, उसी को आप बोल रहे हो कॉलम ऑफ बर्टिन या रेनल कॉलम ऑफ बर्टिन या बर्टिनिस कॉलम या क्या लिखा था यहाँ पे, रेनल कॉलम. क्लियर है बच्चा? इतने स्ट्रक्चर में कोई कंफ्यूजन नहीं. जो आपने देखा एडिशनली वो मैंने बताया आपको कि दिस इज माइनर कैलिक्स. ये पोर्शन जो है ये माइनर कैलिक्स है. तो मतलब मेडलरी पिरामिड के पास जो है दैट स्ट्रक्चर इज माइनर कैलिक्स. क्लियर? एंड जो आप इसके उभार को बोलते हो ओपनिंग इज माइनर कैलिक्स जो कैविटी है, एंड जो मेडलरी रेस का लास्ट स्ट्रक्चर है उसको आप बोलते हो रीनल पैपिला. तो रीनल पैपिला इज, यार कलर का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इधर आओ तो व्हाइट दिख रहा है, उधर आओ तो रेड दिख रहा है. ठीक है. रीनल पैपुला मतलब फिर से समझो, छोटा सा एक इमेज बनाओगे. देखो इधर इसके अंदर हो रहा है यूरिन का फॉर्मेशन, इधर चल रही है यूरिन की फैक्ट्री, फॉर्मेशन हो रहा है. तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट के मिलने से बाहर आएगा और जहां ओपन होगा वो स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर है आपका माइनर कैलिसिस. ये जहां ओपनिंग होगी दैट इज माइनर कैलिसिस या कैलिक्स लिखते हैं. और ये जो इसका टिप है उस मेडलरी पिरामिड का जो टिप है दैट टिप इज रीनल पैपिला. लिख लो, छोटा सा इमेज बना लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. रीनल पैपिला माइनर कैलिक्स से रिलेटेड नहीं है. माइनर कैलिक्स एक कैविटी की तरह एक ओपनिंग है जहां पे रीनल पैपिला लास्ट वाले पोर्शन से डक्ट ओपन होगी और माइनर कैलिसिस में ओपनिंग हो जाएगी. क्लियर है? अब इसके अंदर जो भी यूरिन फॉर्मेशन चल रहा होगा वो डक्ट के थ्रू यहाँ पे आएगी. कई सारी इस तरीके से माइनर कैलिक्स मिल रही हैं तो वो क्या बना रही हैं, मेजर कैलिक्स बना रही हैं. ये यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेजर कैलिक्स हो गया. और मेजर कैलिक्स का भी फिर ब्रॉडर पोर्शन क्या हो जाएगा, रीनल पेल्विस. तो एक सीक्वेंस लिख लो बेटा. कहाँ से लिखवाए हम सीक्वेंस, देखो अच्छा से सीक्वेंस बना रहे हैं, नोट कर लेना. किडनी को इलेबोरेट कर रहे हैं. किडनी में पोर्शन है, अंदर ही चलते डायरेक्ट, बाहर की बातें नहीं कर रहे, मतलब हाइलम वगैरह इसमें हम मेंशन नहीं कर रहे. यहाँ है कॉर्टेक्स एंड मेडुला. साथ साथ बना लेना, फिर आधे लोग मैसेज करते हो कि बना नहीं. मेडुला, मेडुला में क्या है, मेडलरी पिरामिड है. या हम इसको रीनल पिरामिड भी कह सकते हैं. एंड दूसरा पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, कॉलम ऑफ बर्टीन. कॉलम ऑफ बर्टीन. ठीक है. अब मेडलरी पिरामिड के अंदर हम जान रहे हैं यहाँ हो रहा है यूरिन फॉर्मेशन, और इसमें जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज, इसके अंदर नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है. ठीक है. नेफ्रॉन्स में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन कंसेंट्रेशन एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस इन नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन से वो आता है, नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट, या यू कैन से कि नेफ्रॉन, इसमें कई सारे नेफ्रॉन आके जुड़ते हैं तो आप एक अलग से ही लिख लो कलेक्टिंग डक्ट. मतलब आप इमेज देखोगे तो इमेज में आपको साइड में ही दिखेगा. तो नेफ्रॉन का पार्ट कह भी सकते हैं, और कई सारे नेफ्रॉन इसमें ओपनिंग होते हैं, इसलिए आप नहीं भी कहो तो भी ठीक है. कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट मतलब सीधा सी बात नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखो. कलेक्टिंग डक्ट है जो कई सारे नेफ्रॉन से कलेक्ट करेगा, किसको कलेक्ट कर रहा है, यूरिन को. कलेक्ट करने के बाद ये ओपन होगा कहाँ, माइनर कैलिक्स में. माइनर कैलिक्स में. माइनर कैलिक्स, कई सारे माइनर कैलिक्स क्या बनेंगे, मेजर कैलिक्स. मेजर कैलिक्स कहाँ जाएगा, तुम्हारा सीधा ही चलना चाहिए, हम तो कहीं पे भी घुमा सकते हैं बेटा, स्क्रीन है मेरी. रीनल पेल्विस में. रीनल पेल्विस एंड कर गया कहाँ, यूरेटर में. समझ में आया क्या ये बात? अभी यूरिन फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ पढ़ना है, बट पहले किडनी का स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में फिट करो. किडनी को ब्रेन में ले जाओ. ब्रेन का अच्छा है, सब कुछ ब्रेन में है ना.
कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट कह सकते हैं, एवरीथिंग लाइज इन ब्रेन। इज इट क्लियर बच्चा? समझ में आ रहा है तुम लोग को? हो गया क्लियर फ्लो? 1 मिनट का रिकॉल करो। किडनी के अंदर देख रहे थे हम कॉर्टेक्स एंड मेडुला। किडनी को डिवाइड किया हमने एनाटोमिकली 2 पार्ट में, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। कॉर्टेक्स को छोड़ दिया, मेडुला को डिवाइड किया, मेडुलरी पिरामिड एंड कॉलम ऑफ बर्टीन। कॉलम ऑफ बर्टीन इज नथिंग, इट इज कॉर्टिकल रेज, कॉर्टिकल टिश्यू ही इसके अंदर आए हुए हैं। देन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है कहाँ? मेडुलरी पिरामिड में गए, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स कुछ कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। यूरिन का फॉर्मेशन जो चलता है वो मेनली नेफ्रॉन्स के अंदर चलता है। कलेक्टिंग डक्ट एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ से यूरिया और वाटर को रिलीज कर सकता है, वो अभी बात नहीं कर रहे हैं। जो फॉर्मेशन है वो यूरिन का फॉर्मेशन नेफ्रॉन के अंदर हो गया। यूरिन ट्रांसपोर्ट हो गई कलेक्टिंग डक्ट में, एंड कलेक्टिंग डक्ट हर एक मेडुलरी पिरामिड से निकलने वाली कई सारी कलेक्टिंग डक्ट माइनर कैलिसिस में ओपन होगी। माइनर कैलिसिस से वो कलेक्टिंग डक्ट वो यूरिन कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा? मेजर कैलाइसिस में। मेजर कैलाइसिस से वो कहाँ जाएगा? बड़ी सबसे लार्जर फनल जो आपको यहाँ पे लिख लेना, हाइलम के साइड दिख रही है, टुवर्ड्स द हाइलम दिख रही है, वो लार्जर फनल रीनल पेल्विस में सारी यूरिन पहुंचेगी। एंड देन यूरिन यूरेटर से जो ट्यूब है यूरिन को ले जाने वाली उधर ट्रांसपोर्ट कर जाएगी और यूरेटर में यूरिन आ जाएगा। एंड यूरेटर से और इस सीक्वेंस को आगे ले जाओ, कंप्लीट ही कर लो। यूरिनरी ब्लैडर लिख लेना, यहाँ यूरेटर के आगे लिख लेना 2 पार्ट और, यूरिनरी ब्लैडर वहां स्टोर होगा और एज पर स्टिमुलेशन मिक्चुरेशन की, जैसे यूरिनेशन की फीलिंग आएगी, ठीक है, सिग्नल्स ट्रिगर होंगे, तो यूरिन जो पास आउट होता है मिक्चुरेशन के प्रोसेस से वो होगा यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है, यूरेथ्रा। एंड देन यूरेथ्रा, और इसी को आप बोलते हो प्रोसेस ऑफ, एंड में क्या हो जाएगा? मिक्चुरेशन। एग्जिट लिख लो सिंपल। ओके बेटा, इज इट क्लियर? इरेज करें। मेजर एंड माइनर कॉलिसिस रिपीट करो। अभी रिपीट हुआ, क्लियर हुआ क्या आकाश? ठीक है, सिंपल सा अपन को समझना है। छोटी 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 फनल है, ये फनल हर एक माइनर कैलिसिस हर एक मेडुलरी पिरामिड से यूरिन को कलेक्ट कर रही है। और इन छोटी छोटी फनल का ओपनिंग मतलब ये अभी पिरामिड मत समझना, ये मैंने माइनर कैलिक्स बनाया है, इसके आगे है पिरामिड, ठीक है। जहां पे वो फनल है वो माइनर कैलिसिस होगा, माइनर कैलिसिस ओपन हो रही है मेजर कैलिसिस में, मेजर कैलिक्स का बड़ा पार्ट रीनल पेल्विस टुवर्ड्स द हाइलम एंड देन यूरेटर। रब करूं? वैसे भी खिचड़ी जैसा दिख रहा है, रब ही कर दे। रब करें? इरेज करें बेटा? वेरी गुड। कश्मीरा को क्लियर, ईशा को क्लियर, निनाद बेटा क्लियर, सार्थक, ब्राह्मणी क्लियर है बच्चा? चलो, आयुष क्लियर, वेरी गुड। तो ये था स्ट्रक्चर जो हमें ध्यान में रखना है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। वापस आते हैं। ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। ईच किडनी लिखा है, क्वेश्चन में आ जाएगा ह्यूमन किडनी, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 2 मिलियन। यहीं पे बता दे रहे हैं, आंख लकीर के फकीर मत बना करो, एग्जामिनर बेवकूफों वाले क्वेश्चन भी बनाता है। आप किडनी का पढ़ के गए हो, एक किडनी का, और क्वेश्चन कर रखा है वहीं पे लिखा है इन ह्यूमन किडनी, ठीक है। ह्यूमन किडनी में दोनों किडनी आ जाएगी ऑप्शन में, एक 1 मिलियन भी लिखा होगा, 2 मिलियन भी लिखा होगा, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? 2 मिलियन। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कैसा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब इसकी इमेज को देखते हैं। विच आर द फंक्शनल यूनिट? अब इसको हाईलाइट कर लेना, इट इज अ फंक्शनल यूनिट एंड इट इज अ नॉट अ सिंगल सेल। जो मुझे अपने स्टडी के टाइम में बहुत अच्छा वाला कंफ्यूजन होता था कि नेफ्रॉन एक सिंगल सेल है, नॉट अ सिंगल सेल, ठीक है। टीचर से पूछने जाओ तो टीचर भी क्लियर ना कर पाए, क्योंकि एक हम लोगों ने जो लाइन पढ़ रखी है ना बचपन से, छोटी वाली, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ,
इससे घुसा हुआ रहता है दिमाग में कि जो भी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होगी, सिंगल सेल है। और न्यूरॉन ऑलरेडी आपकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को शो करता है। और इसी तरीके से हमने एज्यूम कर लिया था और हम मानते भी थे काफी टाइम तक कि नेफ्रॉन भी एक सिंगल सेल है। बट इट इज नॉट अ सिंगल सेल। यहाँ बढ़िया लेयर है, सिस्टम है, ट्यूब्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, जैसे क्या लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लेयर है, ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, एक्सचेंज चलेगा। तो आई वाज लाइक कंफ्यूज्ड कि ये ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो रहा है या ये सेल की पूरी पूरी टिश्यू की लेयर है। तो इट इज एक्चुअली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये आपको फिर से कहीं नहीं मिलेगा। इवन आप गूगल करोगे तो आपको गूगल भी कई तरीके के स्टेटमेंट देगा इसके बारे में। तो आप लिख लेना, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है ये, एक पूरी यूनिट है। जैसे आपने हेपेटिक लोब्यूल की एक यूनिट पढ़ी थी ना, उसी तरीके से नेफ्रॉन इज अ यूनिट। तभी आप टिश्यू सिस्टम में लेयर पढ़े थे ना बेटा। विच आर द, अब आ जाओ यहाँ वापस, विच आर द फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट है, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट। टू पार्ट मतलब है तो और भी पार्ट, अभी हम ब्रॉडली टू पार्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे कर दिया टू पार्ट हमने। एक है फिल्टर, जहां से हो रहा है, मतलब ब्लड आया तो सारा ब्लड जिस जगह से रीन सॉरी आपको हम क्या बोले, नेफ्रॉन के अंदर गया। ठीक है, एक तो वो पोर्शन हो गया जिससे सब नेफ्रॉन के अंदर जा रहा है। एक वो पोर्शन हो गया जिसमें ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। बस इस तरीके से यू कैन डिवाइड। तो फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस राउंड लाइक स्ट्रक्चर होगा, ग्लोमेरुलस। द ग्लोमेरुलस, बैठने दो। ठीक है, ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। तो एक पोर्शन क्या हो गया, एक कप लाइक स्ट्रक्चर। एक आप ऐसे समझ लो कि हाँ, एक जैसे आप पानी गिराने जा रहे हो तो पानी को कलेक्ट करने के लिए एक मेजर कलेक्शन आप बना रहे हो और उसके बाद नैरो ट्यूब उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, जैसे जस्ट सपोज आप कहीं से कहीं ट्रांसफर कर रहे हो, आपने फिल्टर में पानी लिया तो आप एक ट्यूब से दे रहे थे, ये ट्यूब हो गई आपकी ब्लड वेसल आ रही है जो, वो हो गई। फिर आपने एक बार कलेक्ट किया तेजी से। ठीक है, तो आपने एक फिल्टर में डाल दिया, अब फिल्टर हो गया, होने का प्रोसेस तो नीचे चल रहा है। अब आप समझ लो इसी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में आपके घरों में जो फिल्टर, एक वो छोटा वाला पहले पुराने जमाने वाला होता था ना, इसमें ऊपर कैंडल लगी होती थी, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं। इसमें पानी डाला तो ये धीरे 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 4-5 घंटे में यहाँ तक पानी आता था। फिर यहाँ पे टैप लगा है। तो आपको क्या समझा रही हूँ मैं, कि एक तो वो है जो बहुत तेजी से फिल्टर कर ले, ताकि जो ब्लड यहाँ से पास हो रहा है उससे जल्दी से कंटेंट इसके अंदर आ जाए। कंटेंट क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा। ठीक है, उसके बाद ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऐड कर देते हैं हम, मर्जी हमारी। अभी तो हम पढ़ नहीं रहे नेफ्रॉन, मैडम तो ऐसे ही बता रही है, तो हमने कुछ भी बना दिया। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऐड कर दिया जहां पे वो डिसाइड कर रहा है कि यूरिन में कौन से मटेरियल जाने हैं और बॉडी को वापस क्या क्या देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो जो जो पोर्शन है जिसने पहले एकदम बिना चेक किए फिल्टर कर दिया, वो हो गया आपका ग्लोमेरुलस। एंड देन पोर्शन है ट्यूबुलर पोर्शन, रीनल ट्यूबुलर पोर्शन, जिसमें वो डिसाइड कर रहा है आराम से कि वाटर कितना वापस देना है और कितने आयंस को उसको वापस करना है, सॉल्ट क्या वापस करना है, किसको पूरा का पूरा बॉडी को रीअब्सॉर्ब कर देना है, और क्या पूरा पूरा मेटाबॉलिक वेस्ट में पूरा एक्सक्रीटरी वेस्ट में जाएगा, मतलब यूरिन का पार्ट बनेगा। दैट इज डिसाइडेड बाय द रीनल ट्यूब्यूल। अभी देखते हैं इमेज इसकी। जैसे इंटेस्टाइन में होता है, इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था, इंटेस्टाइन में ब्लड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो रहा था एंड देन एब्जॉर्ब हो रहा था, है ना। इंटेस्टाइन की क्या चीज, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को अगर अटैच कर रहे हो देन ओके। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अगर आप लिंक कर रही हो इंटेस्टाइन से तो दैट इज ओके। एक टाइम लगेगा फिल्ट्रेशन के लिए, उसके लिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अंदर दिया हुआ है, लाइक एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो। तो एक हो गया आपका ग्लोमेरुलस एंड दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल। थोड़ा सा होल्ड करते हैं, इमेज देखते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो आपकी एनसीईआरटी की इमेज है, क्लियर। इसमें हम थोड़ा सा ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल को बढ़ा के कोई इमेज ढूंढते हैं। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी की इमेज है, आप इससे भी समझ सकते हो। हम्म
ये वाली इमेज मेरे को बहुत पसंद आती है, देखो ध्यान से। अब इसको क्या कह रहे हैं, अभी हम लोग नेफ्रॉन पढ़ रहे हैं, तो येलो वाला पोर्शन नेफ्रॉन का पार्ट है। क्लियर, येलो वाला पोर्शन नेफ्रॉन का पार्ट है। तो यू कैन रिलेट कि ये आ रहा है वो आपका पानी भरना है, जिससे आपको वो पानी की सप्लाई आ रही है, मतलब ब्लड आ रहा है यहाँ पे। ब्लड आ रहा है, ब्लड आया, फिर आगे वो कैपिलरी के टफ्ट में कन्वर्ट हो गया, एंड यहाँ से ब्लड से फिल्ट्रेट, प्लाज्मा वाला फिल्ट्रेट, और क्या जाता है क्या नहीं जाता है वो अभी बाद में बात करेंगे। एक बड़े अमाउंट में ड्यू टू द प्रेशर यहाँ पे इससे ट्रांसपोर्ट होके फिल्ट्रेट आ जाएगा, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्लियर। नाउ इसके आगे है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। दिस इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक है, कन्वोलेटेड है, मुड़ा हुआ है, मुड़ा तुड़ा, कन्वोलेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये पूरा प्रोसेस कर रहा है कि इस फिल्ट्रेट में से, ध्यान से एकदम समझो, इस फिल्ट्रेट में से बॉडी को वापस क्या देना है और यूरिन में क्या जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ये सिंपल सी प्रोसेस होती ना तो यहीं पे फिल्टर हो जाता, जो यूरिन बनना है वो यहीं बन जाता है। ऐसा नहीं है, यूरिन फॉर्मेशन इज अ टफ फिनोमिना। यूरिन में पूरा कंसंट्रेशन डिसाइड होता है कि क्या यूरिन में जाना है और बॉडी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है। इफ योर बॉडी नीडेड, सुनो मेरी बात, इफ योर बॉडी नीडेड वाटर, ठीक है, बॉडी को वाटर की नीड है, तो एक आपको हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाता है कि बेटा जी प्यास लगी है, पानी पी लो, जैसे अभी मुझे आ रहा है। क्लियर। दूसरा चीज कि किडनी भी उसको सिग्नल को रिसीव करती है, और किडनी यूरिन को कंसंट्रेटेड करके और वाटर को बॉडी को वापस भेजती है। तो ये फिनोमिना इन पूरी जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे चलता रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक एग्जाम्पल दिया है इसे। इसी तरीके से सोडियम आयन का, पोटेशियम आयन का, हाइड्रोजन आयन का, ग्लूकोज का, कोई ऐसा डिजीज वाली कंडीशन होगी तो इसमें बड़े प्रोटीन्स भी आएंगे, एल्बुमिन्स भी आएगा, ठीक है। ग्लूकोज आएगा, अगर आपका कोई पर्सन डायबिटिक है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट आएगा। तो समझो कि यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, कई चीजें आ सकती हैं जो बॉडी को नीडेड थी, वो भी इस फिल्टर में आ गई, लेकिन उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रीट करके देन जो प्रोसेस होता है, कंप्लीट यूरिन का फॉर्मेशन होता है, वो होता है ट्यूबुलर पार्ट में। दैट्स वाई नेफ्रॉन को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं उसको, एंड दूसरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिससे उसका कंसंट्रेशन हो। आई थिंक क्लियर है। बाकी तो आता रहेगा जाता रहेगा, पढ़ते रहोगे, अभी ये बहुत बार पढ़ोगे। क्लियर है ना। तो रीनल, रीनल का ट्यूबुलर पोर्शन को ट्यूब्यूल बोल दिए हम। अब ये रीनल ट्यूब्यूल से अगर आप किडनी का ट्यूब्यूल चले जाओगे तो गलती हो जाएगी। दैट इज इनसाइड द किडनी, इनसाइड द मेडुला, इनसाइड द मेडुलरी पिरामिड, इनसाइड द मेडुलर पिरामिड आप नेफ्रॉन को देख रहे हो, उसके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को भी आपने रीनल ट्यूब्यूल बोला है। तो ध्यान देना। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। सिंपल सी बात, जब हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, सिर्फ हम कैप्सूल नहीं बोल रहे हैं, ध्यान देना, जो गलती होती है वो सब हम बता रहे हैं यहाँ पे। जब हम सिर्फ ग्लोमेरुलस बोलेंगे, मतलब वो रेड कलर का जो गुच्छा दिख रहा था ना कैपिलरीज का, दैट इज ग्लोमेरुलस। जब हम कैप्सूल बोलेंगे तो ग्लोमेरुलस और कॉन्वोलेटेड, जो आपका आपने रिनल का पोर्शन देखा ना, वोमेन्स कैप्सूल, ये सब मिलके कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका टुवर्ड्स द रीनल portion, and glomerulus is portion of the related to blood capillaries, is a tuft of capillaries को मार्क कर लेना, गलती होती है। फाउंड by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery। ब्लड लेके आने वाली कौन है, रीनल को ब्लड की सप्लाई किसने दिया, रीनल आर्टरी ने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रीनल आर्टरी आई और आर्ट्रियोल में डिवाइड हो गई, इतना तो फंडा क्लियर है। अभी अभी सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा है सीक्वेंस, एरोटा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज। क्लियर। तो रीनल आर्टरी डिवाइड हुई एफरेंट आर्ट्रियोल में, एफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड हुआ है कैपिलरीज में। अब इस तरीके की, जब यहाँ पे 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स की बात हो रही थी, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन में हर किसी के पास, आपके पास ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, बोमेंस कैप्सूल है। क्लियर। हर एक बोमेंस कैप्सूल के लिए रीनल आर्टरी ने डिवाइड किया होगा और फॉर्म किया होगा किसको, एफरेंट आर्ट्रियोल को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सब सप्लाई देंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो सप्लाई होती है वो पहुंचती है नेफ्रॉन में। रीनल आर्टरी तो
एंटर कर गई, उसके बाद बहुत सारे उसके डिवीजन होंगे, पढ़ते रहना एमबीबीएस में और मुझे भी कभी बताना। ये आया अंदर तो ये बहुत सारा डिवीजन में गया। आपको ये देखना है कि जो 10 लाख नेफ्रॉन है, उन सभी नेफ्रॉन के पास जो सप्लाई ब्लड की लेके पहुंचा रही है, दैट इज एफरेंट आर्टरियोल। ऐसा कभी भी दिमाग में मत लाना कि रीनल आर्टरी गई डिवाइड हुई एफरेंट आर्टरी, नहीं, ये कई सारी एफरेंट आर्टरियोल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा? ठीक है, क्लियर है? तो एफरेंट आर्टरियोल अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, फाइन ब्रांच है, बहुत आगे जाके ब्रांचिंग हो गई है उसकी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टरियोल। अब समझ लो जरा यहाँ पे फिर से कुछ चीज। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही इमेज है जिसको हम पहले दिखा दे रहे हैं थोड़ा। ए मतलब ब्लड लाने वाला, ब्लड को लाने वाला, ब्लड आता है, हिंदी में ही लिख लो, ब्लड आता है एफरेंट आर्टरियोल से। किसमें? किसमें? बोमेन्स कैप्सूल में। क्लियर? बोमेन्स कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस इज अ पार्ट ऑफ कैपिलरी। ग्लोमेरुलस, ये जो रेड कलर का टफ दिख रहा है, दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ओके बेटा, ये ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज बन रही है बेटा, सिंपल सा, हम ये टफ्ट हटा दे रहे हैं और हम तुमको क्या बोल रहे हैं, ए गया ब्लड लेके, डिवाइड किया है कई सारी कैपिलरीज में, एंड देन उससे फिर से एक आर्टरियोल निकल रही है, वो है ई। क्लियर? और इसी बीच में यहाँ पे वोमेन्स कैप्सूल लगा दो, कुछ भूलने वाली चीज ही नहीं है, एकदम फंडा क्लियर। ए आर्टरियोल था, डिवाइड किया है कई सारी कैपिलरीज में, उससे ब्लड ट्रांसपोर्ट कर गया वोमेन्स कैप्सूल में, एंड देन ब्लड तो वापस जाएगा ना, आरबीसी तो जाती नहीं है, यूरिन में आरबीसी नहीं आता है, सबको पता है, रेड कलर की यूरिन तो होती नहीं अपनी, तो अभी कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो समझ सकते हैं कि आरबीसी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो ब्लड तो वापस जा रहा है। ब्लड ग्लोमेरुलस कैप्सूल से निकालने वाली आर्टरियोल कौन सी होती है? एफरेंट आर्टरियोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर टू यू? ईच नेफ्रॉन के पास एक आर्टरियोल है। हाँ बच्चा, अभी तक की मेरी जो नॉलेज कहती है वो यही है, आपको एमबीबीएस में कुछ और पता चलेगा तो आई डोंट श्योर अबाउट दैट। मतलब मेरे लेवल तक का मुझे यही नॉलेज है कि आर्टरियोल जा रही है तो वो कैपिलरी में डिवाइड होगी और एक नेफ्रॉन में एक आर्टरियोल आ रही है। तो आने वाली आर्टरियोल जो है, आने वाली एफरेंट, इसी ग्लोमेरुलस से जाने वाली, ठीक है, किडनी से नहीं गई है बाहर, जो गलती होती है वो बता रही हूँ, एग्जिट, इसको ई से एग्जिट करा लो, इसको ए से एंट्री कराने के लिए आने वाला लिख लो। तो आने वाला एफरेंट आर्टरियोल, जाने वाला एफरेंट आर्टरियोल। तो जो फिल्ट्रेशन का पहला स्टेप हुआ, कैसा ये चल रहा है, क्या हो गया इसको? जो फिल्ट्रेशन का पहला स्टेप हुआ वो हो रहा है वोमेन्स कैप्सूल में, और उसके लिए ये कैपिलरीज रिस्पॉन्सिबल होंगी। क्लियर हुआ सबको? ये कैपिलरीज रिस्पॉन्सिबल है। और आपको बता रखा है मैंने, ब्लड वेसल्स से आर्टरियोल तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब अंदर फ्लो हो सकता है, लेकिन इससे अंदर बाहर नहीं निकल सकता है। अंदर बाहर निकलने के लिए उसको सिंगल लेयर एपिथेलियम एंडोथेलियम में आना पड़ेगा, एंड दैट इज स्क्वैमस एंडोथेलियम, उसको बोलोगे आप, और वो कैपिलरीज में से प्रेजेंट होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का भी यहाँ पे मिक्स एक चीज दिख रहा है आपको। वेरी गुड, क्लियर है? क्लियर है मैम। ठीक है बच्चा, अब आगे समझते हैं, कुछ और चीज देखते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉलम ऑफ बर्टीनी हो गई, और एफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, दोनों को अंडरलाइन करो, छोटे छोटे इमेज, रफ इमेज बनाओ जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कोई जरूरी नहीं है कि इमेज सजा सजा के बनाओ, 2-4 कलर पेन यूज करो। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय, ग्लोमेरुलस से ब्लड बाहर आ रहा है, ब्लड नहीं किडनी में, अंदर नेफ्रॉन में, किडनी में नेफ्रॉन वाले पार्ट में ब्लड नहीं जाएगा, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट होगा। एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड ब्लड, आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉल दैट। अब देखो, जो एनसीईआरटी का इमेज है उसको भी एक बार श्रद्धांजलि दे लेते हैं, आएगा तो यही वाला इमेज। तो एकदम अच्छे से देखो ये वाला पोर्शन, कलर क्या ले लूं मैं, तो एक तो लाल पीला नीला सब इसी में खो जा रहा है, नीला कलर ले लो, ब्लू कलर लेते हैं। दैट येलो पोर्शन इज पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, याद रखना।
ठीक है, दैट रेड पोर्शन इज पोर्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दैट इज कैपिलरीज एंड आर्ट्रियोल। तो आने वाली एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल, कौन सा स्ट्रक्चर है, बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल, एक ही होता है। कैप्सूल वर्ड यूज करेंगे तो मतलब वो बैग हो गया जिसमें आप, जैसे दूध, दूध वाला आता है ना, दूध देता है, तो कभी आप दूध किस कैसे लेते हो, भगोना लेके जाते हो, एक कोई पॉट लेके जाते हो, उसमें दूध लेते हो, तो वैसे ही समझ लो वुमेन्स कैप्सूल है जो रिसीव कर रहा है ब्लड को, ब्लड से फिल्ट्रेट बनेगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या हो गया, इसको बस ध्यान रखना, ये गलती होती है। दिस इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज लिखा हुआ है और यहीं पे गलती होती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। पूछेगा ये नेफ्रॉन का पार्ट है या ब्लड कैपिलरी का पार्ट है, बेटा ब्लड कैपिलरी का पार्ट है। बोमेंस कैप्सूल को ही ग्लोमेरुलस कैप्सूल बोलते हैं। तो जब तक कैप्सूल नहीं लिखा है तब तक आप जाना मत इसकी तरफ। पेंसिल चलनी चाहिए, एनसीईआरटी मार्क होनी चाहिए, पेन से करो या पेंसिल से करो। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, नेफ्रॉन में आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन में आगे बढ़े तो अब हमें क्या दिख रहा है, ये पैकेट, अब आप दूध रिसीव किया तब तो आप भगोने में ही रिसीव कर रहे हो बेटा, अच्छा खासा, उसके आगे आपने ट्यूब नहीं लगाया। लेकिन जस्ट सपोज आप घर में जो है वाटर टैंक, उसमें पूरी कॉलोनी के वाटर टैंक से सप्लाई आ रही है। ठीक है, कॉलोनी के वाटर टैंक से आपकी टंकी में आया सप्लाई, नाउ अब वो आपके टैप सिस्टम के थ्रू, आपके वाटर सप्लाई जो आपके घर में है उसके थ्रू आपके किचन में, वॉशरूम में, ठीक है, एवरीवेयर देयर इज सप्लाई ऑफ वाटर। गार्डन की तरफ आपने सप्लाई मेंटेन कर रखी है। उसी तरीके से आगे इस, ये हो गई आपके घर की टंकी, आगे चले जाओ घर के पाइप वगैरह वो सब हो गए आपके, इधर आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ट्यूबुलर, रीनल ट्यूबुलर पोजिशन पोर्शन। ठीक है, लेक्चर ओवर होगा, रिज्वाइन करना सेम लिंक से, सेम लिंक से रिज्वाइन करना। तो अब जो नियर द कैप्सूल, चलो बताओ व्हाट इज प्रॉक्सिमल, व्हाट इज डिस्टल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉक्सिमल, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टल। सेम लिंक से रिज्वाइन करना बेटा, और सभी वापस आओगे, अटेंडेंस देख रही हूँ मैं अभी। डिस्टल दूध, प्रॉक्सिमल पास, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो अब ग्लोमेरुलस कैप्सूल के रिस्पेक्ट में देख लो, जो पास में ट्यूब है वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो दूर में है उसको लिख दिया डिस्टल ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल जो है वो घुमावदार है, टेढ़ी मेढ़ी है, दैट्स। तो क्या हम बोल रहे थे, प्रॉक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है। तो अभी हम विद रिस्पेक्ट टू बोमेंस कैप्सूल, विद रिस्पेक्ट टू बोमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल क्या हुआ, जो इसके पास में है, यही है बेटा पास में, एग्री करते हो, तो दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब नियर, कन्वोलेटेड मतलब घुमावदार, यू कैन राइट इट ट्विस्टेड, ट्यूब्यूल तो ट्यूब है ही, तो हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर लो। पीसीटी, अब हम जब भी पढ़ाएंगे तो हम टर्म लेंगे पीसीटी, डीसीटी, क्लियर। तो पीसीटी नियर द वोमेन्स कैप्सूल, डीसीटी अवे फ्रॉम द वोमेन्स कैप्सूल, बहुत अवे तो नहीं है, छोटी सी यूनिट है, लेकिन अभी इसी स्ट्रक्चर में हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो वोमेन्स कैप्सूल से दूर क्या है, डीसीटी। तो एक हो गया पीसीटी, एक हो गया डीसीटी, और पीसीटी और डीसीटी के बीच में जो लूप है दैट इज हैनलेज लूप, हैनलेज लूप, कहाँ लिखा है, ये देखो। ठीक है, और जैसे आप इंटेस्टाइन को पढ़ते थे ना, इंटेस्टाइन की ऊपर जाने वाली, नीचे जाने वाली ट्यूब, उसी तरीके से नीचे जाने वाला लूप जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब हो जाता है, ऊपर जाने वाला लूप जो है वो असेंडिंग लिम्ब हो जाता है। एक एक लेवल अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। ये पीसीटी के बाद हेनलेज लूप आया, पीसीटी। चलो एक मैं और फ्लो चार्ट दे रही हूँ, तो मैं नोट डाउन कर लो। वोमेन्स कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल opens into PCT, PCT forwarded to Henle's loop। ठीक है, Henle's loop में सबसे पहले क्या आएगा, डिसेंडिंग, पूरा हम नहीं लिख रहे, तुम लिख लेना, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, ये वाला, क्लियर। एंड देन इट ओपन्स इनटू, इट फॉरवर्डेड टू ascending
नीचे की तरफ आ रहा है डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सुनोगे नहीं तो टफ हो जाएगा, और अभी सारी प्रोसेस इसी के अंदर चलनी है। जो मेन पोर्शन है ना जहाँ पे वाटर रिलीज होता है वो हेनलेस लूप ही है, और जो मेन मेडुला में रीजन गया है ना दैट इज हेनलेस लूप। ये वाला रीजन आपका कॉर्टेक्स में होता है। अभी मैंने ये पॉइंट इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि फिर आप कॉर्टेक्स और मेडुला में कंफ्यूज हो जाते। अभी दिखाएंगे जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देन आई विल शो यू कि ये ऊपर का पोर्शन कॉर्टिकल है, नीचे का पोर्शन मेडलरी है। तो मतलब जो आप पिरामिड बना रहे थे उस पिरामिड में इस तरीके का आपने पिरामिड का जो स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? इन नेफ्रॉन्स की हेनलेस लूप अंदर आती है, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो ascending limb of loop of Henle, and then it opens into DCT। opens मतलब सब एक कंटिन्यू ट्यूब है, कहीं अंदर कुछ ऐसा रोक टोक नहीं लगा है, सब कंटिन्यू है। क्लियर? सब कंटिन्यू है। देन DCT opens into collecting duct। अब यू कैन सी कि ये नेफ्रॉन, नीचे इमेज क्या दिया है, अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स डक्ट एंड ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल में देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली चीज एक यहाँ पे भी दिख रहा है ना, एक यहाँ पे भी दिख रहा है। तो डीसीटी से ओपनिंग जो होती है वो कलेक्टिंग डक्ट में होती है, और कलेक्टिंग डक्ट कई सारे नेफ्रॉन की ओपनिंग को रिलेट करता है। ओके, इज इट क्लियर? ये फ्लो समझ में आया? और कलेक्टिंग डक्ट से आगे चले जो कई सारे कलेक्टिंग डक्ट माइनर कैलिसिस में चला गया था आपका। देखो विदिन हम चले जा रहे हैं, और विदिन अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगी यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन से ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी आपको कहाँ? एनसीईआरटी पलट के देखो, आगे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का पूरा लूप दिया है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। वो कतई जहर है, समझ में नहीं आएगा अगर ये स्ट्रक्चर नहीं क्लियर हुआ आपको। इज इट क्लियर? बच्चा बोलो हाँ या ना। नहीं आएगा तो मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगी, पहले जरूरी है आपको सारे स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में ट्रांसफर कराना। यस, 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 क्लियर। कुछ कह रहा था बीच में भी, कोई कोई मैसेज किया था। पीसीआर पर माइक्रोविलाई होते हैं ना, आते हैं उसके बाद, आएंगे उस पर, पीसीटी पे ना। हम्म, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का है वो क्वेश्चन। मैम रिपीट इन शॉर्ट। एक तो पृथ्वी तो थोड़ा अटेंटिव होके बैठा गया है ना, तुम देख के सोचते हो कि अरे ये क्या ही हो रहा है। हम इतने आराम से तो तुमको ले गए नेफ्रॉन तक। ठीक है, कैसे ले गए? किडनी के अंदर ले गए, किडनी के कैप्सूल को हटवाए, कैप्सूल के अंदर गए, किडनी की एनाटॉमी देखे, एनाटॉमी में कॉर्टेक्स था, कॉर्टेक्स था, मेडुला था, मेडुला में आए हैं। तो मेडुला और कॉर्टेक्स रीजन के बाउंड्री पे ही नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उन नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। उस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो पोर्शन है, एक है ग्लोमेरुलस पोर्शन, एक है, ग्लोमेरुलस नहीं लिखते हैं, चलो लिख रहे हैं हम, कैप्सूल पोर्शन, एंड दूसरा है उसकी ट्यूबुलर पोर्शन। ठीक है, यहाँ तक की कहानी ये थी। अब ट्यूबुलर से, कैप्सूल से आगे जो ट्यूबुलर है वो कहानी यहाँ है, वो कहानी लेफ्ट साइड में है, देखो ध्यान से। ट्यूब्यूल से, वोमेन्स कैप्सूल से पीसीटी, पीसीटी से हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जो नीचे की तरफ जा रही है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो ऊपर की तरफ वापस लौट रही है वो असेंडिंग लूप है। ऐसे पढ़ते थे ना, असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन, वही चीज है यहाँ पे भी। ट्रांसवर्स था वहां पे, यहाँ नहीं है ट्रांसवर्स। डीसीटी जो असेंडिंग लिम्ब आपकी लूप ऑफ हेनले की ओपन होके मतलब आगे ट्यूब बना रही है, वो हो गया डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड दैट ओपन्स इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये पूरा पोर्शन आपका काम करेगा आफ्टर फिल्ट्रेशन, डिसाइडिंग इन रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मटेरियल। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे समझा रहे हैं, और बार बार वार्निंग दे रहे हैं, प्लीज इस स्ट्रक्चर को समझ जाओ, तभी प्रोसेस समझ में आएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका, वेरी गुड, क्लियर होना चाहिए। ये तो हो गया आपका येलो वाला पोर्शन।
नाउ यू कैन क्लियरली सी अ रेड पोर्शन, दिख रहा है, रेड पोर्शन भी दिख रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर। ओके, अब रेड पोर्शन पे फोकस करो। रेड पोर्शन क्या है, देखो एफरेंट आर्टरियोल से आ रहा है या इफरेंट आर्टरियोल से आ रहा है? ग्लोमेरुलस से तो निकल गया, ग्लोमेरुलस से निकलने वाली कौन सी आर्टरियोल थी, बताओ फटाफट, एफरेंट या इफरेंट? ए या ई, सिर्फ इतना टाइप कर दो, ए या ई? ई है, सबको क्लियर रहना चाहिए, ये एमसीक्यू कभी नहीं गलत होना चाहिए। तो ये ई वाली, वेरी गुड बेटा, ई है, ठीक है। तो इफरेंट आर्टरियोल को ध्यान से देखो, इफरेंट आर्टरियोल आगे, हाँ बेटा ई करेक्ट, इफरेंट आर्टरियोल को ध्यान से फोकस करके देखो, ये इफरेंट आर्टरियोल आगे गया और ये आगे जाके फिर से कैपलरी में डिवाइड हो गया। इसको मना थोड़ी कर रहे हैं कि कैपलरी बनाओ, ठीक है, इसको कोई मना थोड़ी कर रहा है, एक आर्टरियोल कई बार कैपलरी में डिवाइड हो सकती है, ये हो गई फिर से। अब जैसे जैसे ट्यूबुलर सिस्टम गया वैसे वैसे कैपलरीज जा रही हैं उसके पैरेलली। ओके, इतनी बात क्लियर? ये हम पहले स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर दें। अब देखो जैसे जैसे आपका येलो वाला पोर्शन गया था वैसे वैसे आर्टरियोल अगेन डिवाइड कर गई है कैपलरी में, क्लियर है? इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज। ओके, क्लियर है बच्चा? ट्यूब के चारों तरफ ब्लड की कैपलरीज, ध्यान रखना, दिस इज नॉट एट्रियोल, दिस इज कैपलरी। दैट्स वाई यहाँ पे पूरी प्रोसेस चलेगी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। दे विल बी गोइंग टू डिसाइड कि क्या चीज यूरिन में जाना है और क्या चीज ब्लड को वापस देना है। तो वापस देने वाली चीज को लेने के लिए आपको कैपलरी लानी पड़ेगी ना। ओके, तो दैट इज पेरी ट्यूबुलर कैपलरीज। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया? कैपलरी का वो पोर्शन, अब ध्यान से सुनो, कैपलरी का वो पोर्शन जो हेनले लूप के पैरेलल चल रहा है, दैट इज नोन एज वासा रेक्टा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरी ट्यूबुलर का कैपलरीज का वो पोर्शन जो हेनलेस लूप के पैरेलल चल रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में, वो हो जाता है वासा रेक्टा। क्लियर है बच्चा? अब एक चीज यहाँ पे बता रही हूँ, उसको अभी गांठ में बांध लो, ठीक है, वो आगे काम आएगी। ट्यूब्यूल का डायरेक्शन था इस तरीके से, हम ज्यादा घुमावदार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन समझाने के लिए, हेनले लूप के डायरेक्शन के लिए बता रहे हैं। अब कैपलरीज का डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से कैपलरी बन रही है, नेटवर्क नहीं बनाना है हमें कि मैस हो जाए, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये इधर से इधर जा रही है, ये इधर से इधर गया। ब्लू वाले का डायरेक्शन दिस साइड टू दिस साइड है, ये ऐसे मूव करा रहा है, ऐसे मूवमेंट हो रहा है। और ये रेड वाले का डायरेक्शन ऐसे। समझ में आया कुछ? अरेंजमेंट समझो एकदम, इसी के अंदर फिजियोलॉजी है, इसी के अंदर मैकेनिज्म है। अब ये तुम्हें दिख रहा है, इसका असेंडिंग, इसका असेंडिंग, रेड वाले का असेंडिंग, रेड वाले का डिसेंडिंग, ब्लू वाले के असेंडिंग की तरफ डिसेंडिंग है, एंड डिसेंडिंग असेंडिंग की तरफ डिसेंडिंग हो गया, ये इसके साइड है एंड ये इसके साइड है। समझ में आया कुछ? ब्लड की एंट्री किधर है, राइट टू लेफ्ट, ट्यूब की एंट्री किधर से है, लेफ्ट टू राइट, और दिस इज काउंटर करंट। अगर आपने ये अरेंजमेंट समझ लिया ना, तो आगे वाली मैकेनिज्म आपको पूरी समझ में आ जाएगी। ब्लड फ्लो ऐसे से ऐसे कर रहा है, मतलब ये इधर से यूरिन का फॉर्मेशन करते चलेगा ट्यूब के अंदर, और ब्लड इधर से इससे मटेरियल लेता हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर एफरेंट आर्टरियोल बाहर आएगी, रीनल वेन वगैरह बनती रहेगी, और रीनल वेन पूरा फाइनली आपका बाहर आ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा से अटैच्ड हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आया? अभी नहीं भी आया तो बहुत जरूरी नहीं है, बट आ गया तो ओके है, क्योंकि इसी पे हमको मैकेनिज्म समझनी होगी, तो हम वहां पे भी ये बात बताएंगे आप। वेरी गुड, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जरा थियरी में चलते हैं, कॉर्टिकल रीजन की बात हो जाए। ये हो गया एफरेंट आर्टरियोल, इमेजेस हो गई, इमेज की लेबलिंग ध्यान रखना,
इनकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज है भाई। फिजियोलॉजी से आप मान के चलो 22 से 25 क्वेश्चन आने हैं, और 2-3 तो लेवल बेस्ड आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मतलब फिजियोलॉजी से एक आध लेवल आ सकता है, पूरे 90 क्वेश्चन में 2-3 इमेज वाइज क्वेश्चन रहते हैं। अब इस पे तो रुकने का कोई मतलब सेंस नहीं है, ये प्रोसेस है भाई, आपको कल भी बताई थी। किडनी प्रोड्यूसेस यूरिन, यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन। स्लाइड को मैं पीछे कर दूंगी, जब इंट्रोडक्शन वाले साइड में डाल देंगे, यहाँ इसकी नीड नहीं है अभी। ये स्ट्रक्चर भी क्लियर है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर में आपको हाइलम पे फोकस किया गया है, बाकी तो चीजें आपको क्लियर हैं। मेजर माइनर फाइब्रस कैप्सूल जरूर नोट डाउन कर लेना। रीनल कॉलम, रीनल पिरामिड एंड रीनल पैपिला, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स। एंड बेटा मार्क करके लिख लो, रीनल टिब्यूल इज नॉट द पार्ट ऑफ मेडलरी और कॉर्टेक्स रीजन। रीनल टिब्यूल टर्म से देखो, सब रीनल यहाँ आ रहा है ना बेटा, गलती हो जाती है। रीनल रीनल रीनल, रीनल टिब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। छोटा सा नोट्स लिख लोगे, आपका हमेशा क्लियर रहेगा। ओके, क्लियर है बच्चा? ठीक है, ये आपको रेड और ब्लू कलर की क्या सब वेन्स और वेसल्स दिख रही हैं। ठीक है, आर्टरी वाली ब्लड ले जाने वाली रेड कलर से, ब्लू वाली जो सब लेके आ रही हैं। तो यू कैन सी कि हर मेडलरी पिरामिड को बढ़िया वाली अच्छी वाली सप्लाई गई हुई है। ठीक है, ब्लड की सप्लाई जा रही है और वहां से ब्लड की सप्लाई वापस आ रही है, एंड दैट सप्लाई एंटर्स थ्रू द मेडलरी पिरामिड एंड देयर इट डिवाइड्स टू फॉर्म द एफरेंट आर्टरियोल, एंड देन ब्लड एंटर कर रहा है नेफ्रॉन के अंदर, वहां से एफरेंट आर्टरियोल अभी भी नेफ्रॉन में है, वासा रेक्टा का पार्ट बना रही है, एंड देन वासा रेक्टा से, क्योंकि जो ब्लड आया था उससे अब ब्लड को वापस भी किडनी से जाना है, और वो रीनल वेन से जाएगा। वो जस्ट वेस्ट मटेरियल को वहां डिलीवर करने जा रहा है, और इम्पोर्टेंट मटेरियल को वो वापस ले लेगा, और वही काम वासा रेक्टा में हो रहा है। एंड देन आपको पूरा का पूरा वो बाहर आता हुआ रीनल वेन में वो ब्लड वापस चला जाएगा, एंड इट बिकम डीऑक्सीजनेटेड। ये रहेगा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल होगी, एक ऐसी कौन सी ब्लड वेसल होगी बॉडी में जिसके पास यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे हाई होगा? आर्टरी में ऐसी कौन सी आर्टरी होगी जिसके पास यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे हाई होगा, एंड दूसरा जिसके पास यूरिया का कंसंट्रेशन सबसे लो होगा? हिंट हम दे देते हैं, यूरिया इज द नाइट्रोजनस वेस्ट, वेस्ट मटेरियल है। रिप्लाई करो, सभी रिप्लाई करो। वेसल का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, आर्टरी और वेन लिखना पड़ेगा। हिपैटिक लिखोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा आर्टरी की बात कर रहे हो, वेन की बात कर रहे हो, या हिपैटिक पोर्टल वेन की बात कर रहे हो? रीनल वेन में लो कंसंट्रेशन, हिपैटिक वेन में हाई कंसंट्रेशन। सोचो सोचो, जरा सोचो। हिपैटिक वेन क्लोज है क्योंकि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज क्लोज। बट वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया जो आपको दिखेगा, क्योंकि वो जहां से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो भी ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स भी सेल की बनी हुई हैं, उन सेल के अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, तो एवरीवेयर देयर इज चांस टू कलेक्ट द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। तो जो सबसे हायर होगा वो यूरिया का कंसंट्रेशन होता है, वो आर्टरी जो किडनी को दे रही है ब्लड की सप्लाई, रीनल आर्टरी में हायर कंसंट्रेशन, और किडनी में फिल्ट्रेट होके बाहर जा रहा है, दैट्स वाई सबसे लो कंसंट्रेशन किस में हो जाएगा? जब रीनल आर्टरी देगा तो रीनल आर्टरी रखना है, नहीं दिया है तो हिपैटिक वेन इज ऑल्सो करेक्ट। एंड सबसे लो कंसंट्रेशन, हाँ आकाश क्लियर था, रीनल वेन में होगा, क्योंकि वो यूरिया को डिलीवर करके जा रहा है यहाँ। क्लियर, यूरिया यहाँ डिलीवर हो गया है, चला गया इस फिल्ट्रेशन में यूरिया बाहर, तो जब वेन निकल रही है जो रीनल वेन है, इसके पास सबसे लेस कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया होगा। गारंटी नहीं है कि फ्लो करते वक्त सारा का सारा यूरिया चला गया होगा,
दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन इज ऑलवेज देयर। ओके बेटा, इतनी बात आई थिंक क्लियर हो रही है, चल रही है। अभी एनसीईआरटी के पॉइंट खत्म हो गए। ओके, कॉर्टेक्स रीजन से रिलेटेड बातें यहाँ लिखिए। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल इज प्रेजेंट इन नेफ्रॉन विच इंक्लूजेस ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। Glomerulus along with Bowman's capsule is called the Malpighian body. Malpighian tubule आएगा, renal corpuscles आएगा, ऑप्शन में Malpighian corpuscles आएगा। देन which one is related पूछेगा related to nephron या filtration ultrafiltration unit is what? Then it is Malpighian apparatus, renal apparatus, renal corpuscles, Malpighian body। ये सारे टर्म जो हम बोल रहे हैं ये यूज होते हैं, बट इट इज नॉट द Malpighian tubule। तो आंख बंद करके फटाफट नहीं जाना है, ऑड वन फाइंड आउट करना है। तो Malpighian tubule यू नो कि इंसेक्टा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है, वो यहाँ नहीं है। Malpighian बॉडी क्या हो गया फिर? MB इज इक्वल टू Bowman's capsule प्लस ग्लोमेरुलस, या यू कैन राइट इट ग्लोमेरुलस पहले कैपिलरीज देन प्लस Bowman's capsule। इज इट क्लियर बच्चा? क्लियर है? ग्लोमेरुलस प्लस Bowman's कैप्सूल, उसको हम कह दें दैट इज नोन एज Malpighian बॉडी या Malpighian कार्पसल या रीनल कार्पसल, ऑल आर करेक्ट। 19.4 देखा हुआ है पहले भी, अभी भी देख लेते हैं। तो दैट स्ट्रक्चर इज Malpighian बॉडी। ये पूरा का पूरा क्या हुआ? रीनल कॉर्पसल हो गया, जिसका पार्ट क्या है? इसमें Bowman's कैप्सूल है, इसमें कैपिलरीज की टफ है, इससे निकलने वाला पीसीटी दिख रहा है। लेकिन क्या जब आप कार्पसल्स बोलते हो तो देन ओनली इंक्लूडेड दिस ए एंड बी। क्लियर? फास्ट नहीं लग रहा है? और रीनल कार्पसल द ट्यूब्यूल कंटिन्यू हो गया फर्दर टू फॉर्म अ हाईली क्वाइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। पहला स्ट्रक्चर पीसीटी, अ हेयर पिन शेप। देखा वो पहले, अब तो चिटचट वाली आती है चिमटी, पहले गर्ल्स की एक चिमटी आती थी याद, अभी भी जूड़ा पिन अगर तुम लोगों ने देखा हो वो इस तरीके की होती है, जूड़ा पिन। ठीक है, वहीं से ये वर्ड चला आ रहा है, हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप। अरे साइंटिस्ट कभी कभी इजी चीज भी देख देते हैं, उसमें हंसने की या ऐसे होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हेयर पिन कैसे आ गया? ठीक है, दिस इज सिंपली रिलेटेड टू गर्ल्स हेयर पिन और कुछ नहीं है, क्लिप जो लगाते हैं उसी से रिलेटेड है। देखा है, ब्लैक कलर की आती थी, अभी भी आती है, यूपिन या यू कैन से यूपिन, यूपिन भी बोलते हैं पार्लर वगैरह में। तो हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप, ऐसा ही तो शेप हुआ था बेटा। ये ग्लोमेरुलस, ये पीसीटी कन्वोलेटेड, देन इट enters like that Henle's loop, then it form DCT, it opens to collecting duct। ठीक है बच्चा, Henle's loop क्या हो गया? हेयर पिन शेप का स्ट्रक्चर, एमसीक्यू है, मार्क कर लो। इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, जो पीसीटी के बाद होगा, विच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, जिससे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आने वाली, ये हो गया डी, ये हो गया ए। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली coiled tubular region called DCT। ठीक है, पढ़ा दिया, ये सब समझ में आ रहा होगा, बस मार्क करते चलो। द DCTs ऑफ मेनी नेफ्रॉन open into a straight tube called collecting duct। Clear? Many of which converge and open into the renal pelvis। अब renal pelvis के बीच में आपको याद रखना है minor calyces, major calyces, then renal pelvis। डायरेक्ट रेनल पेल्विस में नहीं चले जाना, थ्रू मेडलरी पिरामिड इन द कैलाइसिस। ठीक है, इसी कैलाइसिस को आप डिवाइड कर दो, माइनर एंड मेजर। द Malpighian कार्पसस मतलब Bowman's कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। द Malpighian कार्पसस, PCT and DCT of the nephron are situated in the
कॉर्टिकल रीजन, मार्क कर लो। ये सारा स्ट्रक्चर जो आप तीन की बात कर रहे हो ये कहाँ आ गए हैं, कॉर्टिकल रीजन में। अभी हम नेफ्रॉन दिखाते हैं आपको पिरामिड के अंदर ही, तो यहाँ पे है, ठीक है। फिर डीसीटी ये बाहर आ गया और कलेक्टिंग डक्ट फिर अंदर जाएगा, और अंदर क्या आएगा, हेनलेस लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर? वेयर एज द लूप ऑफ हेनले डीप्स इनटू मेडुला, और इसका रीजन है जो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, इतना हमें दिन भर में 200 लीटर पानी पीने से बचा रहा है, दैट उस रीजन में इंटरस्टिशियल स्पेस जो तुम लोग बोलते हो, वो सब इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराने यूरिन फॉर्मेशन में। तो दैट डेप्थनेस ऑफ हेनलेस लूप, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी हेनले लूप जितनी डेप्थ में होगी मेडुला में, जिस ऑर्गेनिज्म में जितनी हेनलेस लूप डेप्थ में होगी, उसकी यूरिन उतनी कंसंट्रेटेड फॉर्म होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि लूप ऑफ हेनले में ही कंसंट्रेशन मेंटेन हो रहा है। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, in majority of the nephrons the loop of Henle is too short, too short है, गए नहीं मेडुला में, तो यू कैन रिलेट कि कंसंट्रेशन लो होगा, लेस होगा। ऐसे आपके हम लोगों की किडनी में दोनों तरीके के नेफ्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर? कुछ कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है, कुछ जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स है जो मेडलरी रीजन तक गए हुए हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट रोल जो लूप को जो फॉर्मेशन में कर रहे हैं यूरिन को, वो है आपके जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन। चलो वापस आते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, टू शॉर्ट है तो ये यहीं पे खत्म हो गया, सिंपल सी बात। एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, कलेक्टिंग डक्ट तक जाना है इसलिए मेडुला में थोड़ा धसा हुआ हो सकता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सिंपल, दोनों के बीच में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। हेनलेस लूप छोटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। हेनलेस लूप बहुत छोटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। हेनलेस लूप डेप्थ वो भी मेडलरी होगा। हेनलेस लूप शॉर्ट है लेकिन मेडुला के अंदर है, दैट इज ऑल्सो मेडलरी नेफ्रॉन। In some of the nephron, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called, ये important point है, juxtamedullary nephron. तो आपने यहाँ पे क्या कंक्लूड कर दें हम, नेफ्रॉन के डिवाइड कर दिए टू टाइप्स, एक हो गया कॉर्टिकल, एक हो गया juxtamedullary नेफ्रॉन। बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है, हेनलेस लूप शॉर्ट, ठीक है, ये लॉन्ग। ये पॉइंट भी क्लियर? इमेज देख लें इसका, मार्क कर लिया। चलो, ये इमेज दिख रही है अच्छे बच्चों, बता दो जरा, ठीक है। ये वाला हो गया आपका कैसा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, देखो ये है इसकी बोमेंस कैप्सूल, ये हो गया इसका पीसीटी, ये हो गया इसका हेनलेस लूप, और ये हो गया इसका डीसीटी, और ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन में है, कलेक्टिंग डक्ट से अटैच होना है, प्रोसेस चल रही है लेकिन कम चलेगी। ये हो गया जिसके हाथ में सब कुछ है, ये हो गया आपका वोमेन्स कैप्सूल, ये हो गया इसका पीसीटी, ये हो गया इसका हेनलेस लूप, ये हो गया इसका डीसीटी, ये हो गया इसका कलेक्टिंग डक्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो रोक देना, क्योंकि पढ़ा दिया इसलिए थोड़ा तेज बता दे रही हो बस। फिर से सुनना है तो फिर से सुनो। आई एम यूजिंग अगेन ब्लू कलर, ठीक है। हमें फोकस इस पे करना है, लूप ऑफ हेनले ये कितना मेडलरी के अंदर है, दैट इज डिसाइड की टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या है। जिसमें अंदर है वो है जक्स्टा मेडलरी, जिसमें बाहर की तरफ है दैट इज कॉर्टिकल। चलो ठीक है, क्लियर है। लूप ऑफ हेनले इसका ये है, इसका ये है, तो यू कैन रिलेट बेटा, ये बहुत छोटा है, ये बड़ा है। रेड लाइन आर्टरी, ब्लू लाइन कौन सी, तुम रेड लाइन ब्लू लाइन कहाँ देख रही हो, ये वाले, ये वेन है। ये क्यों कंफ्यूज हो रही हो, ये आर्टरी है तो ये वेन है। एफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके आर्ट्रियोल से वेन्यूल बनता है ना, आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपलरी बना, कैपलरी से वेन्यूल बनेगा, तो जो वासा रेक्टा की कैपलरीज थी वो अब क्या बनाएंगी, वेन्यूल बनाएंगी। फिर वो आगे जाके सब
जैसे आर्ट्रियोल आया था वैसे ही वेन्यूल जाएगा और आगे जाके वो रीनल वेन में जाके बाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। चलो आगे देखो। तो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, ये क्लियर है। एक इमेज और देख लो, नेफ्रॉन को इनलार्ज किया हुआ है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। कैपिलरीज पैरेलल चल रही हैं, बढ़िया वाली, आपस में इंटरेक्शन बनाएंगी। कॉर्टिकल रीजन, मेडुलरी रीजन, मेडुलरी पिरामिड, ये जितने टर्म हम बोल रहे हैं ये सब बोलते ही याद आना चाहिए, ठीक है। नेफ्रॉन, वोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, आर्ट्रियोल में एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, देन एफरेंट इफरेंट के बाद vasa recta, Henle's loop, descending limb, ascending limb, PCT, DCT, collecting duct, everything should be clear. Structure clear, then mechanism will be clear. Otherwise problem हो जाएगी बेटा. The afferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule is called the peritubular capillaries. A minute vessels of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta। MCQ है, जहां Henle's loop के पास है उसको vasa recta बोल रहे हैं। Vasa recta is absent और highly reduced in cortical nephron। रीजन समझ में आना चाहिए, उसकी लेंथ ही ज्यादा नहीं है तो हाईली रिड्यूस हो सकता है या absent भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे करते हैं लेक्चर एंड। अलग अलग से इमेज देखो, उसको बढ़िया से समझो, रिवाइज करो, एंड देन कल हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे यूरिन फॉर्मेशन की। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज है, अदरवाइज हम यहाँ पे अभी स्टार्ट कर देते हैं। स्ट्रक्चर को थोड़ा अपने से भी माइंड में सेट करो तब मैकेनिज्म पे आते हैं। और हम पढ़ाते पढ़ाते वैसे भी बोल ही रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म क्या होगी। पहले फिल्ट्रेशन करेगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन कर देगा, फिर जो चीज यूरिन में जाना है उसको वापस से सिक्रीट कर देगा, ब्लड वेसल दोबारा दे देगा। इसी तरीके से हो जाता है, फाइनली यूरिन कंसंट्रेटेड बन जाती है। उसी की मैकेनिज्म देखनी है आपको। ग्लोमेरुलस में आर्टरी डिवाइड हुई कैपिलरी में। यस बेटा, आर्टरी नहीं आर्ट्रियोल डिवाइड हुआ, पहली बात। चलो आगे बोलो। फिर बाद में कैपिलरीज ज्वाइन होके वेन नहीं बना रहे, नहीं वो भी आर्टरी है। उस कैपिलरी से अभी हम वेन नहीं बना रहे, वेनस ब्लड नहीं आया उसमें, वो वहां से बस उस स्ट्रक्चर से निकलने वाली आर्टरी है। हाँ ये भी पॉइंट एक तुम ध्यान में रखो कि हर कैपिलरी से वेन नहीं बनती है, कैपिलरी से आर्टरी भी बन सकती है। इट डिपेंड सिस्टम क्या चल रहा है। इफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे ना, तो कैपिलरी से यहाँ पे आर्ट्रियोल बना। अच्छा पॉइंट पकड़े हो वाला, गुड, वेरी गुड। और पूछो। ऐसा बहुत जगह पे होता है, हाँ कई जगह पे होता है, नहीं होता है, कई जगह पे होता है। आइस वगैरह में भी होता है, एयर में भी होता है। ठीक है, चलो एंड करते हैं लेक्चर। मैकेनिज्म को समझने के लिए स्ट्रक्चर एकदम बेटा क्रिस्टल क्लियर करके आना, स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करो, और सर्कुलेटरी सिस्टम का एलन से सेकंड एक्सरसाइज आज स्टार्ट कर देना। चलो बाय बेटा, टेक केयर बेटे।